बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 और उसका जो है वो चैप्टर 1 प्रैक्टिस इन द ट्रायल ऑफ सिविल कोर्ट देख रहे हैं। बेसिकली ये कंप्लीट सीपीसी है और इसमें हम पार्ट जे पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसके पैरा 1 टू पैरा 3 पढ़े थे। आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। Default by plaintiff. Order 9 Rule 8 lays down that if the defendant appears and the plaintiff does not appear when the suit is called on hearing, the court shall make an order dismissing the suit unless the claim is admitted wholly or part, in which case the claim shall be decreed only to the extent to which it is admitted। देखिए मेरी बात सुनिए। एक हमने रूल पढ़ा था ऑर्डर 9 रूल 3, जिसमें ये था कि दोनों पार्टियां नहीं थी, यानी प्लेंटिफ भी नहीं था, डिफेंडेंट भी नहीं था। तो ये ऑर्डर 9 रूल 3 था जो कहता था कोर्ट उस दावे को डिसमिस कर देगा। अब ये जो पैरा 4 पढ़ रहे हैं, ऑर्डर 9 रूल 8, ये भी बेसिकली वही चीज है, लेकिन इसमें यह है कि डिफेंडेंट मौजूद है लेकिन प्लेंटिफ मौजूद नहीं है। तो इसमें भी डाटा जो है वो दावा जो है वो होना नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डिफेंडेंट जो है वो प्रेजेंट है। डिफेंडेंट जो है वो प्रेजेंट है, तो लिहाजा डिफेंडेंट की अटेंडेंस लगेगी और प्लेंटिफ का दावा जो है वो खारिज हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था दोनों के कंसिक्वेंसेस डिफरेंट है। अगर डिफेंडेंट हाजिर नहीं है, प्लेंटिफ का दावा खारिज हो गया, तो वो उसको रिस्टोर भी करवा सकता है और 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 फ्रेश भी कर सकता है। लेकिन अगर ये वाला ऑर्डर 8 और रूल 8 के ऑर्डर 9 रूल 8 के तहत उसका दावा खारिज हुआ है, तो फिर आगे ऑर्डर 9 रूल 9 है जो कहता है वो फ्रेश दावा नहीं कर सकता, वो उसी की बहाली की जो है वो कोर्ट को जो है वो क्या देगा, दरखास्त देगा। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज बच्चों मैं बड़ा अभी मेरे ज़हन में आई है, तो मैं आपको जो है वो बताता चलूं। आपने ना उसका बड़ा ध्यान रखना है, अटेंडेंस का। मसलन अगर कोई भी नहीं आया, अगर कोई भी नहीं आया, वो क्या कहते हैं, प्लेंटिफ भी नहीं आया, डिफेंडेंट भी नहीं आया, तो फिर आपने ऐसे ऑर्डर लिख के आगे आप डेट लिखेंगे और फिर आगे आगे आप डेट लिखेंगे। ठीक है। और ऐसे ऑर्डर लिख के अब आप लगाएंगे प्रेजेंट अटेंडेंस और यहाँ लिखेंगे नीमो। नीमो का मतलब है कोई भी नहीं हाजिर। ठीक है। और फिर जैसे मैंने आपको लास्ट डेट पे ऑर्डर बताया था लास्ट लेक्चर में, अब फर्ज करें कि डिफेंडेंट हाजिर है, प्लेंटिफ हाजिर नहीं है, तो आपने लिखना है लर्नड काउंसिल फॉर डिफेंडेंट मिस्टर ABC। ठीक है। तो ये आपने किसकी अटेंडेंस लगा ली, उसके काउंसिल की। फर्ज करें डिफेंडेंट भी हाजिर है, तो आप लिख रहे हैं डिफेंडेंट। ठीक है। और अब आप यहाँ पे लिखें, यहाँ पे आप लिखें जैसे वो ऑर्डर लिखा था कि टुडे, जो बाद में आपको समझाना चाह रहा था, आपने ना हाजिर दिमाग रह के अटेंडेंस लगानी है। फर्ज करो अगर वो आपको कहता है कि आपने एक्स पार्टी का ऑर्डर लिखना है, तो काउंसिल की प्लेंटिफ की अटेंडेंस लगानी है और डिफेंडेंट की अटेंडेंस नहीं लगानी, क्योंकि डिफेंडेंट की तो समनिंग है, या डिफेंडेंट की आप एक्स पार्टी करने जा रहे हैं, या आप उसको डिसमिसल इन डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, तो प्लेंटिफ की हाजिरी नहीं लगानी। लेकिन जहां पे आप कोई एप्लीकेशन डिसाइड करने जा रहे हैं, वहां आपने दोनों की हाजिरी लगानी है। तो ये बात आपने बड़े ध्यान में रखनी है। मतलब अब अगर आपने दावा नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज करना है, डिसमिसल इन डिफॉल्ट करना है कि प्लेंटिफ नहीं आया, तो कोर्ट ने, तो फिर आपने डिफेंडेंट की अटेंडेंस लगानी, प्लेंटिफ की नहीं लगानी। और मैंने आपको बताया था एक ऑर्डर के जो है वो 3 हिस्से होते हैं एक ऑर्डर के। किस लिए था, आज क्या हुआ और आइंदा क्या होगा। तो लिखे टुडे द केस इज फिक्स फॉर, किसी भी प्रोसीडिंग के लिए रख लें आप, फिक्स फॉर प्लेंटिफ्स एविडेंस बट प्लेंटिफ हैज नॉट अपीयर्ड इन पर्सन और थ्रू काउंसिल। अच्छा एक बात बताऊं, एक तो ये है, इधर देखें, ना काउंसिल, नाउ द कोर्ट टाइम इज लाइकली टू बी ओवर। ठीक है। इन दी सेड सर्कमस्टांसिस
instant suit is hereby dismissed for non-prosecution. File be consigned to record room. अच्छा, एक तो हो गया ये ऑर्डर, ठीक है, कि प्लेंटिव जो है वो पेश नहीं हुआ। अच्छा, यही ऑर्डर लिखने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि साथ में टाइमिंग भी लिखें कि सुबह 9 बजे टेकअप किया है, लिखें तो उसी तरह जैसे आपने ऊपर लिखा है टुडे द केस इज फिक्स्ड फॉर प्लेंटिव्स एविडेंस, ठीक है। आगे लिखें केस इज कॉल्ड, आगे लिखें डिफेंडेंट या लंडन काउंसिल फॉर डिफेंडेंट along with counsel is present, but no one has appeared on behalf of plaintiff, ठीक है। now file be put up again at 12 PM, ठीक है। अब आप लिखिए 12 PM। अच्छा, इधर लिख रहा था 9 AM, ठीक है। अब आप लिखें, अच्छा ये केस पुट अप अगेन या फाइल पुट अप अगेन, ठीक है। नो वन अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ, let the file be put up again at 3 PM, ठीक है। और put up 3, अच्छा जी, ये भी हो गया। अब आप फिर लिख दें। अच्छा, 12 बजे कॉल हुआ, नहीं आया, 3 बजे पेश हुए, 3 बजे कोई नहीं आया, 3:55 पे पेश हुए, 3:55 पे मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, case put up again, no one appeared on behalf of plaintiff, now the court time is likely to be over. In the said circumstances, instant suit is hereby dismissed for non-prosecution, file be consigned to record room। और इधर क्या आएगा, announced, और आगे क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी 20/1, और इधर जज साहब के सामने जज साहब के क्या आ जाएंगे, सिग्नेचर SD, जज साहब की स्टैंप आ जाएगी, बाबर नदीम, जो भी उसकी स्टैंप बनेगी वो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अनदर ऑर्डर टू राइट ऑर्डर फॉर डिसमिसल इन डिफॉल्ट बट विद टाइमिंग। सो बच्चों समझ आई, अटेंडेंस का ध्यान रखना है, अटेंडेंस का। ऑर्डर प्रेजेंट किस लिए फिक्स था, ठीक है। अच्छा, ये तो एक और मेथड था ना केस लिखने का। ये 9 बजे मैंने कॉल अप की केस, 12 बजे किया है, 3 बजे किया, 3:55 पे जाके मैंने जो है वो क्या कर दिया है, वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। Order 9 rule 8 lay down that if the defendant appears and the plaintiff does not appear when the suit is called on for hearing, the court shall make an order dismissing the suit unless the claim is admitted whole। अच्छा, अगर डिफेंडेंट ने उसका क्लेम मानना हुआ था आधा या पूरा कि जी इसका दावा डिग्री कर दे, फिर अदम पैरवी खारिज नहीं होना। क्यों? क्योंकि अब एडमिशन है, अब कोर्ट ने उसका दावा डिग्री करना है उस हद तक जिस हद तक उसने मानना हुआ है, चाहे वो नहीं आया। dismissal not advisable. The above rule must be worked in reasonable manner, otherwise they will result in a number of applications for setting aside orders passed in absence of one or both parties. A litigant may have gone away from a few minutes to call his pleader or to refresh himself. It is impossible to accept a man to remain in constant attendance for the whole of the time during which the time is sitting. A convenient method is to lay aside a case when it is found that both parties are not present and to call it
are risen a second time later on in the day when all other cases have been called and those in which parties are present and have disposed of, and though it is not desirable to lay down any hard and fast rule as applicable to all cases, the above course should ordinarily be followed. Occasionally, when it is brought to the notice of the court that both parties to the case which has been held over are in attendance, it may found convenient to call up the case before all other cases have been disposed of. Respected aspirants, वो कह रहा है कि जज साहब ने ये नहीं करना कि सुबह केस कॉल हुआ तो वो नहीं आया तो कोर्ट ने दावा डिसमिस कर दिया, ऐसे नहीं होगा। कोर्ट उस केस को रख देगी और फिर एंड पे बाकी केस डिस्पोज ऑफ करके तो फिर उस केस को दोबारा टेकअप करेगी और फिर कोर्ट टाइम के एंड पे उसको खारिज करेगी। कोर्ट उसको हेस्टली जल्दी जो है वो खारिज नहीं करेगी, कोई पार्टी आगे पीछे भी हो सकती है। फिर इसमें एक और बात वो जो कह रहा है वो कह रहा है कि अगर दो कौंसल आ गए हैं तो फिर कोर्ट वो केस जिसमें अभी दूसरा कौंसल नहीं आया उसको छोड़ के पहले उस केस को टेकअप कर लेगी जब कोर्ट को ये बताया जाएगा कि दोनों कौंसल आ गए। When a suit or application is dismissed in default, the exact time of dismissal should be noted in the order by presiding officer in his own hand, where the defendant is absent in spite of service and the court proceed ex parte of the court may proceed, but it has further to decide in exercise of discretion whether it should pass a decree claim against the defendant after evidence or without recording evidence, and the discretion in this regard is to be exercised judiciously। ये वो कह रहा है कि कोर्ट ने अगर एक्स पार्टी की है तो कोर्ट पाबंद नहीं है कि उसी वक्त ही एक्स पार्टी डिक्री भी कर दे। इट डिपेंड्स अपॉन दी कोर्ट के कोर्ट उसको एक्स पार्टी एविडेंस के लिए अर्जन करे और कोर्ट की मर्जी है उसी दिन ही एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करते हुए एक्स पार्टी डिक्री जो है वो क्या कर दे, वो जारी कर दे। इट डिपेंड्स अपॉन दी कोर्ट। तो ये वाला पैरा ये बात कह रहा है। Hasty dismissal not advisable. Some judicial officers are inclined to dismiss cases in default hastily in order to show an increased outturn. This tendency must be strongly deprecated. No case should be dismissed without giving a party reasonable opportunity to appear as indicated above, and if this is done, the number of successful appeals for setting aside ex parte dismissal in default will be appreciably reduced. The same remarks apply to the proceeding an ex parte and application to set aside ex parte order. When a suit or application is dismissed in default, the exact time of dismissal should be noted in the order by the presiding officer. जैसे मैंने टाइम के साथ ऑर्डर लिखा है ऐसे कोर्ट ने टाइम के साथ लिखना है, ठीक है। ये वो अगेन वही बात कह रहा है कि अगर जजेस हेस्टली दावे खारिज करेंगे नॉन प्रोसिक्यूशन या एक्स पार्टी तो उतनी एप्लीकेशन ज्यादा आएंगी और अगर कोर्ट केयर करेगी तो उतनी कम एप्लीकेशन आएंगी। Order of Dakhil Daftar is irregular. There is a tendency for presiding officer of civil court to pass order that case should be Dakhil Daftar. This practice is incorrect. A presiding officer should invariably make it clear that the precise nature of the order is whether the case is postponed or dismissed, and the rule, if any, under which the order is should be also be mentioned. कह रहे कि ये जो जजेस लिख देते हैं कि दाखिल दफ्तर, ये कोई प्रमेय नहीं है। कोर्ट लिखे कि मैं इसको खारिज कर रहा हूँ या मैं पोस्टपोन यानी सेनेट एडजर्न कर रहा हूँ, अगर कोर्ट ऐसा कर रहा है तो उसकी परमिशन भी लिखे। सिंपल ये लिखना कि कंसाइन टू रिकॉर्ड और कोई रीजन ना देना, इसकी कोई वजह नहीं बनती। registration suit. When a plaint is presented, a suit is hereby instituted thereby under order 4 rule 1 of the code, and the suit must forthwith be entered in register of civil suits in accordance with order 4 rule 2। लो जी, ऑर्डर 4 रूल 2 के तहत एक रजिस्टर होगा जिसमें उसकी क्या होगी, एंट्री होगी। मैं आपको वो रजिस्टर दिखा भी देता हूँ। ये रजिस्टर है जी। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि ये ना हो कि सीनियर सिविल जज साहब से एक दावा मार्क होके आए और वो एलमस साहब या रीडर साहब खुद ही उसको अपने तौर पे जो है वो क्या कहते हैं चलाते रहें, जज साहब को पेश ना करें। तो इंस्टीट्यूशन का रजिस्टर से पता चलता है, ट्रैकर है कि पता चलता है कि फाइल कब आई और कब किस दिन आई और किस दिन ये जज साहब को पेश हुई। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद कहता है प्रोसीजर व्हेन प्लेंटिफ इज नॉट प्रेजेंट ऑन द प्रीलिमिनरी डेट। It is customary when a plaintiff is presented to fix a short preliminary date in order to। अच्छा, मैं ना पहले आपको समझा देता हूँ ये है क्या। तो बच्चों
केस सीनियर सिविल जज ने मार्क करके भेजा है किसको, किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जज साहब को, ठीक है। अब ये जब जज साहब के पास आया है केस, तो इसको कहते हैं प्रीलिमिनरी हियरिंग। क्या कहते हैं? प्रीलिमिनरी। ये रेगुलर डेट ऑफ हियरिंग नहीं है, प्रीलिमिनरी हियरिंग है, ठीक है। ये जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं, ये रूल ये कहता है कि कोर्ट ने प्रीलिमिनरी हियरिंग के ऊपर दावा खारिज नहीं करना। हो सकता है प्लेंटिफ को पता ही ना चला हो कि मेरा केस कौन सी कोर्ट को गया है, तो कोर्ट क्या करेगी कि प्रीलिमिनरी हियरिंग के ऊपर अगर प्लेंटिफ नहीं आता तो उसको डिसमिस इन डिफॉल्ट नहीं करेगी, बल्कि प्लेंटिफ को क्या करेगी, नोटिस जारी करेगी। और अगर वो अगली डेट पे नहीं आता तो फिर अब कोर्ट जो है वो एट लिबर्टी होगी कि वो उसको नॉन प्रोसिक्यूशन जो है वो खारिज कर दे। It is customary when a plaint is presented to fix a short preliminary date in order to permit the examination of the plaint. On this preliminary date, the plaintiff is expected to appear to receive notice of the date fixed for the hearing of the suit. If sometime happens that the plaintiff does not appear on the date, and several cases have come to the notice of the judge in which courts have forthwith dismissed the suit in default by order purporting to be made under order 9, तो जजेस क्या कहते हैं कि वो कई फाइलों का फैसला करते वक्त वो प्रीलिमिनरी डेट वाली फाइल को भी डिसमिस इन डिफॉल्ट कर देते हैं। नीचे वो कहता है दिस प्रोसीजर इज इनकरेक्ट एंड इट हैज बीन हेल्ड दैट प्रीलिमिनरी डेट इज नॉट अ डेट फिक्स फॉर हियरिंग and therefore the provision of order 9 do not apply. The correct procedure in such cases may be deduced from the code and has been referred to in several rulings of the high court. It is as follow. अब प्रिंसिपल क्या है, कोर्ट ने क्या करना है प्रीलिमिनरी डेट पे। If the plaint is in order and process fee for summoning a defendant has been filed with the plaint, the court should issue summons to the defendant and a notice to the plaintiff to appear on date for which the defendant is summoned. If on the date the plaintiff does not appear in spite of service, the suit can be dismissed under order 9 rule 3 or rule 8 of the court, whichever is applicable. लो वो कह रहा है अगर प्लेन मुकम्मल है, ठीक है, और तलबाना भी लगा हुआ है, तो कोर्ट ने क्या करना है, लेकिन प्लेंटिफ नहीं आया तो कोर्ट ने प्लेंटिफ को नोटिस कर देना है और डिफेंडेंट को समन कर लेना है, ठीक है। अगली डेट पे अगर प्लेंटिफ भी नहीं आया और डिफेंडेंट भी नहीं आया तो ऑर्डर 9 रूल 3 लगा देना है, और अगर डिफेंडेंट आया प्लेंटिफ नहीं आया तो कोर्ट ने ऑर्डर 9 रूल 8 लगा देना है। If the plaint is in order but process fee has not been filed with it, the court should fix a date for appearance of the defendant and issue notice to the plaintiff calling upon him to appear on the date and to deposit process fee by specified date so that the defendant may be summoned. If on the date fixed it is found that no summon has been issued owing to non-payment of process fee or that the summon could not be served owing to late payment of fee, the suit can be dismissed under order 9 rule 2 if process fee has been paid as the other provision of order 9 will apply. अब वो एक और सिचुएशन बता रहा है, वो कह रहा है कि प्लेंटिफ नहीं आया, ठीक है, और डिफेंडेंट प्लेंटिफ ने साथ में डिफेंडेंट की समनिंग के लिए समन भी नहीं लगाए, तो अब कोर्ट ने क्या करना है कि डिफेंडेंट को समन तो जारी हो नहीं सकते, अब कोर्ट ने ये करना है कि प्लेंटिफ को तो नोटिस जारी करना ही करना है, नोटिस पैरवी, साथ में कोर्ट ने उसको ये भी करना है कि तुम ना अगली डेट पे तलबाना और समन भी दाखिल करो, तलबाना और वो ड्राफ्ट समन वाला वो भी दाखिल करो, ठीक है। अच्छा, अब अगर अगली डेट पे वो तलबाना फिर नहीं आया, ठीक है, तो अब कोर्ट और प्लेंटिफ भी नहीं आया, अब कोर्ट ने प्लेंटिफ के खिलाफ नॉन प्रोसिक्यूशन नहीं खारिज करना, बल्कि कोर्ट ने उसको अदम तलबाना खारिज करना है। क्या करना है? अदम तलबाना खारिज करना है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो बच्चों, प्रीलिमिनरी डेट के ऊपर एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्लेंटिफ नहीं आया और साथ में ये लेकिन उसकी प्लेंट प्रॉपर ऑर्डर में है, उसने समन भी दाखिल किए हुए हैं, तो अब कोर्ट क्या करेगी, डिफेंडेंट की तलबी करेगी लेकिन साथ में प्लेंटिफ को नोटिस जारी कर देगी कि आप पेश हो जाओ, ठीक है। अब अगली डेट पे अगर प्लेंटिफ नहीं आता और डिफेंडेंट भी नहीं आता तो कोर्ट ऑर्डर 9 रूल 3 का ऑर्डर कर देगी, और अगर प्लेंटिफ आता है और प्लेंटिफ नहीं आता लेकिन डिफेंडेंट आ जाता है तो ऑर्डर 9 रूल 8 का दावा करके तो कोर्ट उसको क्या करेगी, फारिग कर देगी। एक और सिचुएशन ये है कि प्लेंटिफ तो आया ही नहीं है और डिफेंडेंट की समनिंग नहीं हो सकती, क्यों भला,
क्योंकि समन साथ नहीं लगाया गया। तो अब कोर्ट प्लेंटिफ को नोटिस तो करेगी, साथ उसको कहेगी कि तलबाना और समन भी दाखिल करो। अब अगली डेट पे अगर तलबाना समन नहीं आया और प्लेंटिफ भी नहीं आया तो पहले कोर्ट ने उसको दावे को अदम तलबाना खारिज कर देना है। लेकिन अगर तलबाना आ गया है लेकिन प्लेंटिफ नहीं आया, ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी कि वो उसको अदम तलबाना नहीं खारिज करेगी, बल्कि अदरवाइज देखेगी कि मैंने इसको नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज करना है या मैंने दूसरी पार्टी के अगेंस्ट जो है वो प्रोसीड करना है। होता है ना, क्लर्क वगैरह भी समन जमा करवा के एलमत को चले जाते हैं लेकिन अदालत में हाजिरी नहीं लगाते। ठीक है, अच्छा जी। The provision of Section 5 of Limitation Act have been applicable to application under Order 9 or Rule 13 of ऑर्डर 9। लो, ये तो आपको पता ही है कि अगर सेटिंग साइड एक्स पार्टी की एप्लीकेशन हो तो वो 30 दिन में आनी है, और अगर वो नहीं आती तो फिर उसके साथ लेट आती है, 30 दिन बाद आती, फिर कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन लगेगी। If the plaint is not in order and the defects are such as to entail its rejection under Order 7 Rule 11, the court should record an order rejecting it. If it is to be rejected for failure to pay court fee, it will be necessary for it to issue notice calling on the plaintiff to make up the deficiency unless he has already been given to do so. In such cases the final order to enter in civil register plaint rejected। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिचुएशन ये है कि प्लेंटिफ तो नहीं आया लेकिन साथ में प्लेंट भी नहीं बनती। अगर नहीं बनती तो कोर्ट अब प्लेंटिफ को नोटिस नहीं करेगा बल्कि उसको क्या कर देगा, प्लेंट को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, कि प्लेंट बनती नहीं है। लेकिन अगर वो कोर्ट भी नहीं लगी और प्लेंटिव भी नहीं आया तो अब कोर्ट एक नोटिस करेगी प्लेंटिव को और उसको कहेगी कि अगली डेट पे तुम कोर्ट फी जो है वो पूरी कर दो। अब अगली डेट पे अगर वो आ जाता है, वो कोर्ट फी नहीं पूरी करता तो फिर कोर्ट अदम खाल कोर्ट फीस करे, फिर उसकी प्लेंट रिजेक्ट करेगी। ठीक है, और अगर वो नहीं आता और कोर्ट फी भी नहीं आती फिर कोर्ट उस दावे को जो है वो नॉन प्रोसिक्यूशन क्या करेगी, खारिज करेगी। If the defects in the plaint are such as to call for its rejection under order, the court should proceed in accordance with the procedure outlined above. The question of remedying the defect being taken up at the first hearing। वही बात वो फिर कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर प्लेंटिफ आ जाता है और उसमें कोई डिफेक्ट है प्लेंट में और वो डिफेक्ट के लिए उसको टाइम देना है, यानी आप कोर्ट फी पूरी करो या लगाओ या कम है तो उसको पूरी करो, तो कोर्ट ने फिर उसको जो है उसके लिए क्या करना है, एक मौका देना। ले जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।